नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ जो जीन प्याजे हैं, संज्ञानात्मक विकास जिन्होंने दिया था, उनकी जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। और ये थ्योरी जो है आपके जो है सी टेट और स्टेट टेट हर जगह इससे जो है आपके 2 से 3 प्रश्न आपके हर पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस थ्योरी को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपको ऐसा ही कंटेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज जीन प्याजे की थ्योरी। जीन प्याजे ने सबसे पहले आपका पूछा जाता है कि कौन सा विकास का सिद्धांत दिया है, तो जीन प्याजे ने आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। ये आपको याद रखना है कि जीन प्याजे ने आपका संज्ञानात्मक विकास दिया है। फिर आप देखते हैं हम जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास के जो है महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से दिए हैं, उन्होंने आपका क्या क्या बताया है इसमें। तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले जीन प्याजे ने बताया आपके स्कीमा के बारे में। प्याजे ने स्कीमों को बुद्धिमान व्यवहार का एक बुनियादी निर्माण खंड तथा ज्ञान को व्यवस्थित करने का एक रूप कहा है। यह मानसिक अभिवेदन के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका उपयोग हम स्थितियों को समझने और प्रतिक्रिया करने के लिए करते हैं। यानी क्या है, यह क्या है, हमारे दिमाग से रिलेटेड होता है, जहाँ क्या है कुछ भी हम इंफॉर्मेशन को, ज्ञान को क्या है व्यवस्थित करते हैं, यानी अपने दिमाग में डालते हैं। उसे प्याजे ने बोला स्कीमा। ठीक है, पहला उन्होंने बताया स्कीमा के बारे में कि ये क्या है, मेंटल स्ट्रक्चर होता है किसी भी ज्ञान को जो हम अपने मस्तिष्क में डालते हैं। ठीक है, तो उसको बोला उन्होंने स्कीमा। फिर उसके बाद आया उन्होंने अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीव अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बैठाता है। यानी यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे बच्चा जो है वह क्या है, तालमेल बैठाता है आपस में। ठीक है, उसे उन्होंने बोला अनुकूलन। फिर अनुकूलन को उन्होंने क्या है, 2 प्रक्रिया में बांट दिया। अनुकूलन को आपके प्याजे ने जो है 2 प्रक्रिया में बांट दिया। एक कहा समावेशन और एक कहा समायोजन। आपका जो है प्याजे ने जो है अनुकूलन जो है उसको 2 भागों में बांट दिया, आपका समावेशन और समायोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका समावेशन और समायोजन। ये कई बार पूछा गया है और ये बहुत कन्फ्यूजन करता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि समावेशन क्या होता है। यह उस प्रक्रिया को कहा जाता है जब हम नई वस्तुओं और घटनाओं को अपने स्कीमा में शामिल करते हैं। यानी क्या है, जब हम समावेशन उसको कहा जाता है जब हम नई वस्तुओं या फिर कुछ घटनाओं को क्या है, नई घटना जो है उसे अपने स्कीमा यानी अपने मस्तिष्क में शामिल कर देते हैं। समावेशन यानी समावेश करना, कुछ भी नई इन्फॉर्मेशन होती है। बच्चा जब क्या है कुछ भी नई चीज़ देखता है तो उसे क्या है अपने दिमाग में क्या है फिट कर लेता है, तो उसे उन्होंने कहा समावेशन। ठीक है, उसके बाद अब दूसरा आपका आता है समायोजन। समायोजन उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें हम नई वस्तुओं या घटनाओं जो हमारे स्कीमा में पहले से है, यानी जो हमने स्कीमा में अपना जो नई वस्तुएं डाली थी, जो अभी उसे समावेशन कहा। और फिर क्या हुआ, जो नई वस्तुएं घटनाएं जो हमारे स्कीमा में पहले से हैं, जो हमने डाल दी है, उन्हें क्या है हम संशोधित या फिर परिवर्तन कर रहे हैं, उसमें फिर कुछ परिवर्तन करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं समायोजन। सबसे पहले जो नई वस्तुएं या फिर नई घटनाएं डाली उसे बोला समावेशन, और फिर उन वस्तुओं को संशोधन या परिवर्तन किया तो उसे बोला आपका समायोजन। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। समावेशन का एग्जांपल है कि सपोज एक बच्चा है, उसने क्या है, उसने एक कुत्ते को देखा और उसने क्या बोला इसके कि 4 पैर हैं और एक पूँछ है, तो ये कुत्ता है। ठीक है, और फिर उसने कुछ देर बाद उसने एक बिल्ली को देखा, तो बिल्ली के भी 4 पाँव थे, 4 हाथ थे, तो उसने क्या बोला और एक पूँछ थी। ठीक है, तो क्या हुआ, बच्चा कन्फ्यूज़ में हो गया। तो फिर बच्चे ने क्या करा, संशोधित किया अपने पुराने जो आपका क्या है, जो पहले से ही जो इन्फॉर्मेशन दी थी कि 4 अगर पाँव होंगे तो वो कुत्ता ही रहेगा और एक पूँछ होगी तो कुत्ता रहेगा। लेकिन जब उसने बिल्ली को देखा तो उसने क्या बोला कि बिल्ली के भी 4 पाँव है और एक पूँछ है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, उसने अपनी जो पहले से ही इन्फॉर्मेशन थी उसको संशोधित किया, और उसने ये बोला कि अगर क्या है जिसके 4 पाँव या एक पूँछ होती है वो दूसरा जानवर भी हो सकता है। यानी उसने अपनी जो पहली इन्फॉर्मेशन थी उसको क्या कर दिया, संशोधित या फिर परिवर्तन कर दिया, तो उसको प्याजे ने कहा समायोजन। आपको याद रखना है कि समावेशन जो होता है उसमें हम अपने स्कीमा में नई इन्फॉर्मेशन डालते हैं, केवल इस नई इन्फॉर्मेशन वो डालते हैं, शामिल करते हैं। और समायोजन में क्या है, उस जो स्कीमा उसमें जो घटनाएं हैं जो स्कीमा में है उसमें क्या है, हम उन जो
घटनाएं हैं उन नई वस्तुओं को क्या है परिवर्तन या फिर संशोधित करते हैं। जहाँ पे भी संशोधित या फिर परिवर्तन आएगा वो आपका समायोजन हो जाएगा। ये कई बार कन्फ्यूजन होता है, आपको केवल ये याद रखना है कि जहाँ पे भी संशोधन या फिर परिवर्तन आ जाएगा तो ये होगा आपका समायोजन, और जहाँ पे भी आपका जो है नई वस्तुएं शामिल कर रहे हैं वो हो जाएगा समावेशन। ठीक है, ये दो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये मैंने आपको समझा दी है। अगला है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं। पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास के आपके 4 चरण बताए हैं। सबसे पहला होता है संवेदीगामक अवस्था जो कि जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। फिर होता है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष तक की होती है। फिर आता है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष तक की होती है। फिर होता है अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था जो कि 11 से ऊपर वर्ष तक की होती है। ठीक है, तो इसको आप याद रखना है कि संवेदीगामक जो अवस्था होती है यह आपकी जन्म से 2 अवस्था तक होती है, स प म। ठीक है, ऐसे याद रखना आपको जो है स प म और अ, ऐसे करके याद रखेंगे आप। सपम आ, सपम आ, ऐसे याद रख सकते हैं इसको। अगर आपको याद नहीं होता है तो आप क्या है इसमें निमोनिक्स यानी आपके जो है शॉर्ट फॉर्म करके आप याद रख सकते हैं, स प म और अ। सपम, सपम याद रखना आपको, सपम अ। ठीक है, स प म अ, ये तो आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि 4 स्टेज होती हैं। संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था और अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, ये आपकी पियाजे की अवस्था होती है। तो अब क्या है इन अवस्थाओं को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपकी आती है संवेदीगामक अवस्था, यानी जब बच्चा जो है जन्म से 2 वर्ष तक होता है। तो देखते हैं इस अवस्था के दौरान 2 वर्ष तक के बच्चे अपनी इंद्रियों के द्वारा, अपने इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। ये याद रखना है कि बच्चे जो है अपने इंद्रियों के माध्यम से आपका जो है संवेदीगामक अवस्था में सीखते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बच्चा किस अवस्था में अपनी इंद्रियों के द्वारा सीखता है, तो ये होता है आपकी पहली अवस्था जो कि जन्म से 2 वर्ष तक की होती है, संवेदीगामक अवस्था। फिर आपका दूसरा पॉइंट है इसमें कि संवेदीगामक अवस्था में बच्चों में वस्तु स्थिरता या फिर वस्तु स्थायित्व का विकास हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वस्तु स्थिरता या फिर वस्तु स्थायित्व। आपको याद रखना है कि जो आपकी संवेदीगामक अवस्था होती है उसमें बच्चों में क्या है वस्तु स्थायित्व, यानी जो है वह किसी वस्तु को देखते हैं, सपोज किसी खिलौने को देखा तो वह क्या है उसको अपने दिमाग में डाल देते हैं, फिट कर देते हैं। उस वस्तु को वो क्या है पहले से ही देख देते हैं और उस वस्तु को जैसे ही देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये बॉल है, ठीक है, ये खिलौना है। तो क्या है इस अवस्था में बच्चा जो है उसमें क्या है वस्तु स्थिरता आ जाती है। तो ये आपके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं कि अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है जन्म से 2 वर्ष में और वस्तु स्थायित्व आ जाती है। ये 2 पॉइंट आपके पहली स्टेज जो होती है उसके हैं। फिर आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है आपकी 2 से 7 वर्ष। आपको इसका जो है वर्ष भी पूछा जाता है कि 2 से 7 वर्ष कौन सी स्टेज होती है आपकी, तो ये होती है पूर्व संक्रियात्मक, फिर मूर्त संक्रियात्मक, फिर अमूर्त संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, पहला पॉइंट इसका हम देख लेते हैं कि इस अवस्था में बच्चों में थोड़ा बहुत भाषा विकास हो जाता है, यानी वह क्या है 1-2 शब्द बोलना सीख जाते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इस अवस्था में बच्चा जो है थोड़ा बहुत भाषा विकास, यानी पूरा भाषा विकास नहीं होगा, केवल 1-2 शब्द जैसे कुछ नहीं जैसे बच्चा जब छोटा रहता है वह क्या है कुछ शब्द बोलता है जैसे मम्मा पापा, तो इसमें क्या हो जाता है वह क्या है भाषा का क्या है विकास होने लग जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका ये बुक में भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो क्या है इस अवस्था में बच्चों में क्या है थोड़ा बहुत भाषा का विकास हो जाता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम कि इस अवस्था में बच्चों में निर्जीव वस्तुओं को मानवीय विशेषता देने लग जाता है। निर्जीव वस्तुओं को मानवीय विशेषता, यानी इस अवस्था में क्या होता है बच्चे जो हैं वह निर्जीव वस्तु, जैसे अगर क्या है मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर क्या है बच्चा ज़मीन पे गिर गया, सपोज बच्चा क्या है ज़मीन पे गिर गया और उसके पापा वह रोने लग जाता है, तो उसके मम्मी पापा क्या करते हैं ज़मीन को मारते हैं। तो इससे बच्चा क्या सोचता है कि उस ज़मीन पे भी दर्द हो रहा है और वह चुप हो जाता है, यानी निर्जीव वस्तुओं में भी वह जान डाल देता है कि क्या क्या है इसमें भी ज़मीन में भी जान है। तो ये होता है निर्जीव वस्तुओं को मानवीय विशेषता इस अवस्था में बच्चों में आती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। फिर आपका है जो है तीसरा जो है इसका कि इस अवस्था के दौरान बच्चों में आत्म केंद्रित सोच पैदा हो जाती है,
जिसका अर्थ होता है कि वह दूसरे के दृष्टिकोण को समझ नहीं पाते हैं। ये भी आपका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस अवस्था में बच्चों में क्या है, आत्म केंद्रित सोच, यानी क्या है, वह दूसरों के क्या है, दृष्टिकोण को नहीं समझ पाते हैं। बच्चा जो है वह सोचता है कि मैं ही हूँ, जो मैं बोलूँगा वो सही है, और वह क्या है, दूसरों के जो है दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता है। आपकी जो है दूसरी स्टेज होती है इस अवस्था में। फिर आपका जो है चारवां पॉइंट है कि इस अवस्था में बच्चा यह भी समझने में सक्षम नहीं हो पाता कि स्थितियाँ, कार्यों या मुद्दे को बदला जा सकता है या परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको याद रखना है कि इस अवस्था में बच्चा यह समझना, इस अवस्था में क्या है, बच्चा उतना सक्षम नहीं हो पाता है कि वह क्या है, कार्यों को समझ पाए या बदला, जैसे अगर किसी कार्य को बदला जा सकता है या फिर रिवर्स किया जा सकता है। सपोज जैसे क्या है, हम पानी से अगर बर्फ़ बना रहे हैं, पानी से क्या है, बर्फ़ बना रहे हैं, तो बच्चा ये नहीं समझ पाता कि बर्फ़ से पानी भी बनाता है, यानी बच्चा उल्टा नहीं कर पाता है इस अवस्था में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि इस अवस्था में बच्चा जो है रिवर्स नहीं कर पाता है चीज़ों को। तो ये आपको बता दिया मैंने, आपके दूसरा चरण जो होता है। फिर आता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये आपकी 7 से 11 वर्ष होती है। तो चलिए अब देखते हैं इस अवस्था में क्या होता है। इस अवस्था में बच्चा जो है मूर्त तर्क कौशल विकसित करना, मूर्त तर्क कौशल विकसित करना, यानी मूर्त तर्क वो तर्क होता है जहाँ पे मूर्त चीज़ें, आपको पता होगी कि मूर्त चीज़ें होती हैं जिनको हम छू सकते हैं। तो यानी बच्चा जो है जिन चीज़ों को छू सकता है उसके बारे में तर्क करना शुरू कर देता है इस तीसरी अवस्था में। उनकी आत्म केंद्रित सोच, यहाँ पे सोच हो जाएगा, कम हो जाती है। उनकी जो आत्म केंद्रित सोच हो जाती है, कम हो जाती है, और वह दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में सक्षम हो जाते हैं। इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा जो है वो, उनकी जो है आत्म केंद्रित सोच जो होती है, जो आपकी आत्म केंद्रित सोच थी वह क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और वह क्या है, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने लग जाते हैं। जो आपकी दूसरी अवस्था थी उसमें जो है बच्चा जो है दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं समझ पा रहा था, लेकिन इस अवस्था में बच्चा जो है वह क्या है, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में सक्षम हो जाता है। फिर अगला है, तीसरा पॉइंट है इसका, कि इस अवस्था में बच्चे शब्दों को समझने में सक्षम हो जाते हैं। अब वह क्या है, जैसे शब्दों को समझने में, जैसे ABCD या कुछ भी, आप क्या है, बच्चे इस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि वह क्या है, अब शब्दों को समझने लग जाते हैं। ये भी सही है। फिर आपका अगला पॉइंट है कि इस अवस्था में बच्चों में सकर्मणता आ जाती है, जो एक क्रम में विभिन्न चीज़ों के बीच संबंधों को पहचानने में सक्षम और संदर्भित करती है। सकर्मणता इस अवस्था की एक इम्पोर्टेंट जो आपकी प्रॉपर्टी होती है। सकर्मणता क्या होती है मैं आपको बताता हूँ कि क्या है, आप क्या है, क्रम में चीज़ों को लगा रहे हैं, क्रम यानी सीरीज में चीज़ों को लगा रहे हैं। सपोज मैंने आपको नंबर दिया, बच्चे को नंबर दिया कि 1 4 3 5, तो मैंने आपको बोला छोटे से बड़ा लगाना, तो बच्चा क्या है 1 3 4 5 लगा देता है। तो ये क्या होती है आपकी सकर्मणता, यानी चीज़ों को क्या है, उसके छोटे या बड़े उसमें लगाना है, किसी भी उसमें क्या है, बच्चा पहचान सकता है, संदर्भित कर सकता है इसको। ये मैंने आपको बता दिया आपकी जो है सकर्मणता। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका अगला पॉइंट है कि इस अवस्था में बच्चों में क्रमबद्धता भी विकसित हो जाती है, क्रमबद्धता भी विकसित हो जाती है, क्रमबद्धता क्रमबद्धता भी विकसित हो जाती है, जैसे आकार, रंग या प्रकार के अनुसार वस्तुओं में क्रमबद्ध लगाना। क्या है कि आकार क्या है, साइज के हिसाब से वस्तुओं को लगाना, साइज के हिसाब से क्या है, वस्तुओं को लगाना, यानी कौन छोटा है कौन बड़ा है, रंग प्रकार के वो जो है अनुसार बच्चा जो है क्रमों में लगाना शुरू कर देता है। ठीक है, फिर उसके इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी इस तीसरी अवस्था की जो होती है वो होती है संरक्षण। संरक्षण आपको अंडरलाइन करना, संरक्षण जो है एक भी बच्चों में इस अवस्था में विकसित हो जाती है, जिसमें बच्चा यह समझता है कि किसी पदार्थ या वस्तु का रूप बदलने से उसकी मात्रा या द्रव्यमान नहीं बदलता। यानी सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि सपोज आपका जो है ये एक, मैंने एक लंबा ग्लास लिया और एक ये चौड़ा टब लिया, तो बच्चा इसमें इतना पानी भर दिया, इसमें यहाँ तक मैंने पानी भर दिया, और फिर ये पानी क्या है मैंने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, ये पानी मैंने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। तो बच्चा क्या है, ये नहीं समझ पाता है, बट इस अवस्था में क्या है, बच्चों में ये संरक्षण वाली प्रॉपर्टी आ जाती है कि अगर क्या है इसमें डाला तो क्या है, उसका क्या है, क्या है, इतना कम पानी आ गया। ठीक है, कि पदार्थ या वस्तुओं का रूप बदलने से उसकी मात्रा में, यानी क्या है, उसका जो है मात्रा क्या है बराबर रहेगी, भले ही उसका क्या है इस बर्तन में उसका लेवल कम हो गया क्योंकि ये चौड़ा बर्तन है और ये लंबा बर्तन है। तो बच्चा ये समझ पाता है कि क्या है, मात्रा बराबर होगी, भले ही पानी का लेवल क्या कम या ज़्यादा होगा। ठीक है, वो क्या है, बर्तन पे निर्भर होगा।
तो ये इस प्रॉपर्टी को बोला गया आपका संरक्षण। ये बच्चों में आ जाती है संरक्षण की भावना, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी तीसरी अवस्था है ये बहुत इंपॉर्टेंट अवस्था है। तो सबसे पहले इसमें मूर्त तर्क कौशल करना विकसित करना शुरू कर देता है। आत्म केंद्रित सोच जो है कम हो जाती है, सकर्मकता आ जाती है, यानी चीज़ों को क्या है संबंधों को पहचानने में आ जाती है। उसके बाद आता है कि रंग आकार के अनुसार वस्तुओं को है क्रम में लगाता है। फिर संरक्षण की जो है अवस्था आ जाती है। संरक्षण यानी अगर हम किसी भी बर्तन को बदलेंगे या फिर किसी भी चीज़ को बदलेंगे तो क्या है उसका जो है मात्रा जो उसका द्रव्यमान सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। फिर आता है आपकी चौथी और लास्ट अवस्था जो होती है जिसे हम बोलते हैं अमूर्त, या फिर इसका दूसरा नाम होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से ऊपर वर्ष तक के बच्चों में होती है। तो देखते हैं हम, यह अवस्था प्याजे के अंतिम चरण की अवस्था है। ये क्या है आपकी अंतिम चरण की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है। अमूर्त चिंतन यानी मैंने आपको बोला इससे पहले, मूर्त यानी जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं, और अमूर्त चिंतन यानी जिन चीज़ों को हम छू नहीं सकते हैं, यानी बच्चा लॉजिकल हो जाता है, लॉजिक तर्क करना शुरू कर देता है। यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है जहाँ मानसिक क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक विकसित किया जा सकता है, ठीक है। मैंने आपको बोला कि जहाँ क्या है बच्चा क्या है मानसिक रूप से क्या है आपका विकास होने लग जाता है बच्चे में। फिर आपका आता है इस अवस्था में बच्चों में बहुसंज्ञान और समस्या का समाधान करने की क्षमता पैदा हो जाती है। यानी इस अवस्था में क्या है बच्चों में जो है समस्या को समाधान करने और करने की क्षमता, क्योंकि लास्ट अवस्था है 11 से ऊपर क्या है बच्चे क्या है अपनी सपोज उन्हें हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी तो क्या है वह क्या है उसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, समझ पाते हैं हर प्रॉब्लम को, तो उसका समाधान भी निकाल देते हैं बच्चे। फिर इस अवस्था में बच्चों में निगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। निगमनात्मक तर्क आ जाता है, आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि बच्चों में निगमनात्मक तर्क किस अवस्था में पूछा जाता है, तो ये होता है आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से ऊपर अवस्था होती है। तो निगमनात्मक तर्क जो होता है निगमनात्मक तर्क मतलब होता है आपका कि आपका जो है नियम से उदाहरण की ओर चलना। नियम से क्या है आप उदाहरण की ओर चल रहे हैं, उससे हम बोलते हैं निगमनात्मक तर्क। यानी एक होता है आगमन उदाहरण से नियम की ओर, और निगमनात्मक तर्क क्या होता है कि आपको सपोज मैंने कुछ मैथ्स का एग्जांपल लेता हूँ, मैथ्स में आप निगमन विधि फॉलो करते हैं, उसमें क्या है मैंने आपको कुछ नियम बता दिया, कुछ फॉर्मूले बता दिए, और क्या है बच्चे जो है उसका क्या है उस पर बेस आपका उदाहरण कर लेते हैं। फॉर्मूला बताया और उस पर कुछ मैंने आपको दे दिया, सपोज कि A = B+C है, और ए और बी और सी की वैल्यू दे दी, मैंने बोला ए फाइंड करो बच्चों को। तो बच्चे क्या है निगमन यानी उदाहरण क्या है नियम से उदाहरण की ओर चले जाते हैं। पहले मैंने उनको नियम बताया कि A = B+C, और फिर ए की मात्रा मैंने उनको बोली कि ये रखो और ये निकालो, तो फिर क्या उदाहरण निकालना शुरू कर देते हैं। इसे हम बोलते हैं आपका निगमन तर्क, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि निगमन तर्क आ जाता है बच्चों में, समस्या का समाधान आता है, अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देते हैं। तो ये है आपकी जो है जीन पियाजे के 4 जो अवस्थाएं होती हैं आपकी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपको, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।